Hello children, welcome to the channel H2O, the A to Z of chemistry. हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 9th का चैप्टर एटम एंड इट मॉलिक्यूल्स। मगर ये जो टॉपिक है ये चाहे वो ICSE का स्टूडेंट हो, चाहे वो CBSE का स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी और भी स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट हो, आप सब के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम केमिस्ट्री के बेसिक्स को सीख रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया था आफ्टर कि हमने जब एक बारी एलिमेंट्स के सिंबल सीख लिए, उसके बाद ये एलिमेंट्स कैसे कंबाइन करके कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है उन एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में अंडरस्टैंड करना। क्या उनकी वैलेंसी है वो हमने सीखी पिछले लेक्चर में, और फिर उन वैलेंसीज को हमने वेरियस एटम्स के ऊपर एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अंडरस्टैंड किया। कैसे एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, कैसे एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है, और वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाले एटम्स को हमने क्या बोला, हमने उनको आयंस बोला। अब यही आयंस आगे मिलके कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं और हमें उन कंपाउंड्स को भी शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है विद द हेल्प ऑफ द केमिकल फॉर्मूले। तो आज इस लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं हाउ वी आर गोइंग टू राइट द केमिकल फॉर्मूले ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स, विच इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारी केमिस्ट्री में आपको हर एक कंपाउंड को केमिकल फॉर्मूले के साथ रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। उसे कैसे लिखना है वो हम आज इस लेक्चर में सीख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ाई। मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, एंड आई होप कि आप ये लर्निंग मेरे साथ एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कॉमन सॉल्ट का एग्जाम्पल लेते हुए कि कॉमन सॉल्ट एक सब्सटेंस है और किसी भी सब्सटेंस को हम मैटर बुलाते हैं, राइट। और ये सब्सटेंस कैसी है? ये एक आयनिक कंपाउंड है। ये एक वो कंपाउंड है जो कि एक मेटल और नॉन मेटल से बना है। जो दो एलिमेंट से बना है, कौन से दो एलिमेंट से बना है? ये बना है सोडियम और क्लोरीन से। और जब ये एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं कंपाउंड्स, और उन कंपाउंड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय केमिकल फॉर्मूले, बिल्कुल जैसे कि हम सोडियम क्लोराइड द कॉमन सॉल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं बाय द फॉर्मूला NaCl। ठीक है, तो Na सिंबल है सोडियम का, क्लोराइड के लिए हमने Cl यूज किया जो कि क्लोरीन एलिमेंट का सिंबल है। हमने इसको इस तरीके से क्यों लिखा, राइट? जैसे कि हम और भी कंपाउंड्स आपने देखे होंगे, जैसे कि आप वाटर को बहुत कॉमनली लिखते हो एंड दैट इज H2O, एंड दिस इज माय फेवरेट आल्सो क्योंकि मेरे चैनल का नाम है H2O केमिस्ट्री। तो ये जो H2O है इसमें तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन के साथ 2 लिखा, ये NaCl में 2 क्यों नहीं कहीं पे आया, 3 क्यों नहीं आया, 4 क्यों नहीं आया? तो ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है कि इन एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है, इनकी वैलेंसी क्या होती है, जिसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था। एंड वंस आप लोगों ने उन सारी वैलेंसीज को याद कर लिया हो, जो कि मैंने आपको कहा था कि दैट इज गोइंग टू बी योर होमवर्क फॉर यू, कि आप लोगों ने सारी की सारी वैलेंसीज को, आपने सारे के सारे एलिमेंट्स जो भी मैंने आपको कहे थे उनको उनके आयंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर आप लोगों ने वो काम कर लिया है तो हम तैयार हैं टू राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूले ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। So what are chemical formulae? Chemical formulae मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। The chemical formulae of a substance is the symbolic representation of a chemical substance. For example, water has the chemical formula H2O. The table salt, that is sodium chloride, this has the chemical formula NaCl. तो हमने इनको कैसे लिखना है, ऐसे ही इसी पर्टिकुलर फैशन में हम उसको क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, ये अब हम सीखते हैं। So first of all, there are a small little rules to write down the chemical formulae. ठीक है, तो पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि जब भी हम केमिकल फॉर्मूले लिखते हैं तो जो आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं, उनकी जो वैलेंसीज होते हैं या उनके जो चार्जेस होते हैं आयंस पे, दे मस्ट बैलेंस। ठीक है, पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो एज अ होल एक मॉलिक्यूल होगा या एक कंपाउंड होगा उसके अंदर जो चार्ज होता है वो 0 होता है, दे आर न्यूट्रल।
ओके, देन अगर हमारे पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, तो हम नेम और सिंबल ऑफ द मेटल को सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे लिखना है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्या है, मेटल है, क्लोराइड क्या है, नॉन मेटल है, इसीलिए हमने सोडियम को पहले लिखा है, नॉन मेटल को बाद में लिखा है, ठीक है। ऐसे ही हम जब केमिकल फॉर्मूले भी लिखेंगे तो उसमें भी हम मेटल का नाम पहले सिंबल पहले लिखेंगे और नॉन मेटल का सिंबल बाद में लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, सोडियम के लिए हम Na लिखेंगे, क्लोराइड के लिए हम क्लोरीन का Cl लिखेंगे, राइट। तो हर एक कंपाउंड जिसके अंदर एक मेटल और नॉन मेटल हो, उसमें आपको क्या करना है, पहले मेटल लिखना है, फिर नॉन मेटल लिखना है, चाहे वो उसका नाम हो, चाहे वो उसका केमिकल फॉर्मूला हो। अनदर एग्जांपल लेते हैं, तो मुझे नाम लिखना है कैल्शियम ऑक्साइड, तो पहले हम क्या लिखेंगे, हम पहले कैल्शियम का Ca लिखेंगे, फिर ऑक्साइड का ऑक्सीजन लिखेंगे, ओके। अनदर एग्जांपल वी हैव आयरन सल्फाइड, तो हम पहले क्या करेंगे, आयरन लिखेंगे, उसका सिंबल लिखेंगे और फिर सल्फाइड के लिए सल्फर का सिंबल लिखेंगे। तो हमेशा पहले सबसे पहले मेटल लिखना है और फिर उसके बाद नॉन मेटल का सिंबल लिखना है, ठीक है। एक और रूल है कि अगर हमारे पास कंपाउंड रेडिकल्स हो या पॉलीएटॉमिक आयन हो, ठीक है। पॉलीएटॉमिक आयन का मीनिंग क्या है, वेल पॉलीएटॉमिक आयन मैंने आपको पिछली बार बस सिखाए थे कि पॉलीएटॉमिक आयन मतलब वो आयन जिसके ऊपर कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, मगर दैट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स, राइट। तो उनको अगर आपके पास फॉर्मूला में एक कंपाउंड रेडिकल हो, तो आपको उसको हमेशा रेडिकल को ब्रैकेट में एनक्लोज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखना हो, तो मैग्नीशियम मेरा मेटल है, हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या होता है, -1 चार्ज होता है, वो मेरा नेगेटिव आयन है, इसलिए वो नाम में पीछे जाता है और मैं OH को ब्रैकेट में लिखूंगी। ये 2 क्यों आया, ये इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटीज से आया, जो कि मैं अभी आपको समझाऊंगी कि कैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं। बट वेल अब आप ये अंडरस्टैंड करो कि ये एक कंपाउंड रेडिकल है और कंपाउंड रेडिकल को आपको बाय रूल ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। बट इन केस ये पॉलीएटॉमिक आयन का जो नंबर है वो 1 है, ये जो ब्रैकेट के बाद हमने 2 लिखा ना, इसका मीनिंग ये है कि इस कंपाउंड के अंदर एक मैग्नीशियम के साथ 2 OH कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होती है, 2 होती है, राइट। उसके 2 हाथ होते हैं, एक हाथ से वो एक साइड पे हेलो कर सकता है, दूसरे हाथ पे दूसरे साइड से हेलो कर सकता है, और दोनों OH से हेलो कर रहा है, राइट। तो मैग्नीशियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी थी 2, इसलिए उसने 2 OH ग्रुप्स के साथ हैंडशेक किया। समझ में आ गया आप लोगों को? अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज डू वॉच दैट बिफोर वॉचिंग दिस लेक्चर, फाइन, ओके। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास है OH होल ट्वाइस। तो आपको ये, अगर ये होल ट्वाइस ना हो, ये सिर्फ एक ही होता, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे NaOH लिखना है, तो NaOH में एक सोडियम के साथ एक OH ही कंबाइन कर रहा है, तो उस केस में आपको उस ब्रैकेट को लिखने की फाइनल फॉर्मूला में जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? अगर तो 1 है तो ब्रैकेट नहीं लिखनी है, अगर 1 से ज्यादा आ रहा है फॉर्मूला में तो आपको उस ब्रैकेट को रखना है, ठीक है। क्यों रखना है ये भी अभी आपको समझाऊंगी। So how are we going to write down a chemical formulae of a substance? तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हमें सिंबल लिखने हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स के या रेडिकल्स के साइड बाय साइड, कीपिंग द बेसिक रेडिकल द पॉजिटिव आयंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द एसिड रेडिकल और द नेगेटिव आयन ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। अब ये एसिड रेडिकल बेसिक रेडिकल क्या होते हैं, क्या ये मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है, ठीक है। तो मैंने कहा जो पॉजिटिव आयन होते हैं हम उसको बेसिक रेडिकल बोलते हैं, और जो नेगेटिव आयन होते हैं उसको हम एसिड रेडिकल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अंडरस्टैंड दैट। हमारे पास है एग्जाम्पल NaOH का, ये क्या है, दिस इज अ बेस। बेस हमें क्या देता है, OH आयंस देता है। OH आयंस के अलावा क्या देगा, वेल वो हमें देगा Na पॉजिटिव आयंस,
ठीक है, OH तो देना ही देना है, बेस ने जो दूसरा आयन है वो क्या देना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये जो दूसरा आयन हमें बेस से मिल रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बेसिक रैडिकल। ठीक है, और इस पे आप देख सकते हो कि क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब ये क्या है, ये एक पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, हम उसको केटायन बोलते हैं, राइट। तो केटायन बोला या पॉजिटिव आयन बोला या बेसिक रैडिकल बोला, एक ही बात है, क्योंकि ये हमें किससे मिल रहा है, ये हमें बेस से मिल रहा है। सिमिलरली अगर मैं एसिड रैडिकल की बात करूंगी तो वो क्या होगा, वेल वो हमें एसिड से मिलेगा, एज सिंपल एज एनीथिंग। ठीक है, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल है HCl। तो HCl में क्या होता है, एसिड कैसे हुआ, अगर वो H पॉजिटिव आयंस देता है। ठीक है, H पॉजिटिव के बाद होगा क्या कि हाइड्रोजन का एटम था, इसको भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हाइड्रोजन का एटम था, उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया था तभी वो H पॉजिटिव बना था, राइट। और ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, वेल वो क्या हुआ, वो क्लोरीन के पास चला गया। अब क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो ये Cl नेगेटिव बन गया। इस तरीके से हमारे पास HCl में क्या है, HCl टूट के क्या फॉर्म करेगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमें एसिड से H पॉजिटिव तो मिलना ही है, दूसरा रैडिकल क्या मिल रहा है हमें, हमें एक नेगेटिव रैडिकल मिल रहा है, एक नेगेटिव आयन मिल रहा है जिसे हम एनायन भी बोलते हैं, उसे हम एसिड रैडिकल भी बोलते हैं क्योंकि वो हमें एसिड से मिल रहा है। ठीक है, तो अब हमें जब भी फॉर्मूला लिखना है तो हमें पॉजिटिव आयन को लेफ्ट हैंड साइड पे रख के नेगेटिव आयन को राइट हैंड साइड पे रखना है, या सिंपल टर्म्स में अभी हमने किया था कि मेटल को पहले रखना है, नॉन मेटल को बाद में रखना है, वही बात बोल रहे हैं हम यहाँ पे। बट मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट नेम्स जिनसे हम इनको बुलाते हैं आयंस को सब बता दिए हैं, सो दैट कि आपके क्वेश्चन में कुछ भी आए आप लोगों को मालूम हो। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोडियम का सिंबल लिखेंगे, फिर हम क्लोरीन का सिंबल लिखेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वेल इनके ऊपर इनके चार्जेस को लिखना है। ठीक है, मगर उससे पहले अगेन दोबारा से बोल रही हूं कि अगर आपके पास एक कंपाउंड रेडिकल हो तो आपको उस कंपाउंड रेडिकल को ब्रैकेट में रखना है। ना तो सोडियम एक कंपाउंड रेडिकल था, ना क्लोरीन एक कंपाउंड रेडिकल था, ये सिंपल रेडिकल्स थे एक ही एटम वाले। मगर अगर सल्फेट आ गया तो सल्फेट को आप ब्रैकेट में रखोगे जब आप यहाँ पे उसका सिंबल लिखोगे। ठीक है, सो प्लीज डू रिमेंबर दिस। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हर एक रेडिकल की वैलेंसी लिखनी है ऑन द राइट हैंड टॉप। ठीक है, राइट साइड पे टॉप पे हमने उसकी वैलेंसी लिखनी है। तो सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, +1, और क्लोरीन की क्या होती है, -1। ठीक है, तो सोडियम को मैंने लिख दिया Na+ और क्लोरीन को लिख दिया मैंने Cl-। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर हमारे पास वैलेंसीज दोनों रेडिकल्स की ऐसे हो जो कि डिविजिबल हो बाय अ कॉमन फैक्टर, तो हमें उन वैलेंसीज को उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कैल्शियम और सल्फेट। ठीक है, तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, सल्फेट की होती है -2। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर है 2, तो हम इन दोनों को 2 से कैंसिल कर सकते हैं। दोनों को 2 से कैंसिल करके हम लिखेंगे Ca+ और SO4-। ठीक है, तो अगर आपके रेडिकल्स की जो वैलेंसीज है उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर हो तो उस कॉमन फैक्टर को प्लीज काट दीजिए। ठीक है, उसको उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके फिर उसके बाद वो चार्ज लिखिए, सो दैट नाउ वी कैन राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूले, राइट। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इन्वर्ट या क्रिस क्रॉस करनी है द वैलेंसी नंबर ऑफ द 2 रेडिकल्स एंड राइट द वैलेंसी ऑफ 1 एटम बिलो द अदर एटम। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एल्यूमिनियम सल्फेट है तो एल्यूमिनियम के लिए मैं क्या यूज करूंगी, वैलेंसी +3, सल्फेट के लिए -2। ठीक है, इसके अंदर क्या कोई कॉमन फैक्टर है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर नहीं है तो अब आपको क्या करना है, इसको क्रिस क्रॉस करनी है वैलेंसीज को। वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस करने का मतलब क्या है कि अब आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम के पैर में राइट साइड पे ही आपको सल्फेट की वैलेंसी लिखनी है। सल्फेट की वैलेंसी कितनी है, 2, तो आपने यहाँ पे 2 लिख देना है, ये चार्ज नहीं लिखता।
ठीक है, ये प्लस माइनस नहीं लिखना है, बट सिर्फ जो नंबर है वो लिख देना है। तो यहाँ पे सल्फेट के ऊपर चार्ज था 2, आपने एल्यूमिनियम के पैर में राइट साइड पे उसको 2 लिख दिया, और सल्फेट के ऊपर क्या, सल्फेट पे क्या लिखोगे 3, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या था, वैलेंसी 3। ठीक है, प्लस माइनस साइंस को नहीं लिखना, सिर्फ जो नंबर है वो ऑपोजिट आयन के पैर में लिख देना है, राइट। तो एल्यूमिनियम के पैर में सल्फेट का नंबर और सल्फेट के पैर में एल्यूमिनियम का नंबर, और ये हमारा अब जोड़ देंगे इसको तो बन जाएगा केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, सो अगर मुझे यहाँ पे जस्ट मिनट, अगर हम यहाँ पे इसको अब केमिकल फॉर्मूला इसका लिखना है, सो इट इज गोइंग टू बी दिस वे, Al2SO4 thrice. So this is aluminium sulfate. अगर हम ऊपर वाला कैल्शियम का लिखेंगे तो कैल्शियम का भी क्रिस क्रॉस करना है, तो वो क्या बन जाएगा CaSO4. I'll just put that again once. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर है कि अगर इंटरचेंज करने पे आपकी वैलेंसी 1 आ रही हो तो उस फिगर को आपने नहीं लिखना, जैसे कि इस केस में आ रही है ना 1 1, तो वो 1 1 को यहाँ पे आपने ब्रैकेट में डाल के 1 1 नहीं लिखना। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास सोडियम क्लोराइड था तो सोडियम और क्लोरीन पे वैलेंसी कितनी है, 1 1 है, तो आपको उसको क्रिस क्रॉस करके 1 1 लिखोगे, मगर उसको जब फाइनल फॉर्मूला लिख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे भी लिख दूं 1 और यहाँ पे भी लिख दूं 1, तो जब वो फाइनल फॉर्मूला लिखोगे तो उसके अंदर उस 1 1 को आपने नहीं लिखना। ठीक है, सो अगेन लेट अस पुट डाउन ऑल दिस प्रॉपरली। सोडियम क्लोराइड के लिए हमें क्या करना है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पहले सिंबल लिखना है, फिर उसके ऊपर उनकी वैलेंसी लिखनी है, फिर आपने उसको क्रिस क्रॉस करके वो चार्जेस को ऑपोजिट एटम के पैर में लिख देना है ऑन द राइट हैंड साइड, और फिर फाइनल फॉर्मूला इकट्ठा करके लिख देना है। ठीक है, सो सोडियम क्लोराइड इज NaCl। कैल्शियम सल्फेट के लिए क्या करेंगे, Ca+2 लिखेंगे, SO4 2- लिखेंगे, अगेन क्रिस क्रॉस, पहले सॉरी इसके अंदर कॉमन फैक्टर को डिवाइड करना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर था 2, तो Ca+ लिखा, SO4- लिखा, फिर उसके बाद हमने इसका क्रिस क्रॉस किया, कैल्शियम के पैर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सल्फेट के पैर में भी 1 आएगा, तो 1 1 तो हमने लिखना है नहीं, और अगर 1 ही था तो सल्फेट की ब्रैकेट भी लिखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने क्या लिख दिया, कैल्शियम सल्फेट लाइक दिस ओवर हियर। ठीक है, समझ में आ गया। वेरी इंपॉर्टेंटली एक और चीज याद रखना कि मैंने आपको स्टार्ट पे बताया था रूल्स के अंदर कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनको एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए, सो दैट द ओवरऑल स्ट्रक्चर दिस मस्ट बी न्यूट्रल। तो अब यहाँ पे देख सकते हो Na के ऊपर कितना चार्ज है, +1, Cl के ऊपर कितना है, -1, दोनों प्लस और माइनस का नंबर इज कैंसिलिंग आउट ईच अदर, एक साइड +1 एक -1। अगर अब इधर देखोगे तो दिस इज कैल्शियम +2 and this is -2, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे and the charge is going to be neutral. So हर एक रेडिकल में क्या होना चाहिए है, चार्जेस बराबर होने चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, so that the whole structure is neutral, right? So note that in the formula the charges on the ions they will not be indicated. ठीक है, तो आपको जब पैर में लिख रहे हो तो चार्ज नहीं लिखना है पॉजिटिव नेगेटिव, सिर्फ नंबर्स आते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं अगेन एल्यूमिनियम सल्फेट का। तो एल्यूमिनियम सल्फेट में क्वेश्चन भी अभी अराइज करेगा आप लोगों का, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, क्रिस क्रॉस करके, वेल Al2SO4 3, और इसको हमने इकट्ठा कर दिया। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा कि मैम यहाँ पे तो +3 चार्ज है और यहाँ पे -2 चार्ज है, तो ये चार्जेस बराबर कैसे हुए, ये तो चार्ज बराबर नहीं हुए, नहीं, मगर अब आप चार्जेस को कैसे देखोगे, आप चार्जेस को फॉर्मूला में देखोगे, हर एक चार्ज को आपको एक्चुअली में उसको फॉर्मूला में देखना है। यहाँ पे हमारे पास है 2 एल्यूमिनियम के एटम और एक एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना है, +3, सो आपको क्या करना है, 2 × +3, सो दैट इज गोइंग टू बी 6। ठीक है, सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज है, -2, और कितने ग्रुप्स प्रेजेंट है, ये ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर दैट इज 3, so this will be 3 into -2, so this is also going to be equal to 6 with a minus sign, so 6 - 6 again it will be 0। ठीक है, तो चार्जेस को कहाँ पे बैलेंस करना है, आपको उसके केमिकल फॉर्मूला में बैलेंस करना है, जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं प्लस उसके ऊपर जितना चार्ज है उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दूसरे नेगेटिव आयन के देखो, और ये चेक करो कि क्या आपने फॉर्मूला सही लिख दिया, आपके पास चार्जेस का नंबर बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। अगर वो बैलेंस नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि आपने केमिकल फॉर्मूला सही नहीं लिखा।
All right, so please, the positive and the negative charges, they must balance each other and the overall structure must be neutral. And you will again remember charges को हमने नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब खुद से एक बारी वीडियो को पॉज करो और पहले खुद से ट्राई करो और इसका फॉर्मूला लिखो। अगर अब आप लोगों ने ट्राई कर लिया है तो अब हम देखें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे कैल्शियम का सिंबल लिखेंगे और हाइड्रोक्साइड का सिंबल लिखेंगे। फिर उनके राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे हम उनकी वैलेंसीज को लिखेंगे। तो हमने लिखा कैल्शियम +2 और हाइड्रोक्साइड का -1, और यहाँ पे हमने इसको ब्रैकेट में ही रख के ऊपर चार्ज लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम क्रिस क्रॉस करेंगे। तो क्रिस क्रॉस करने के बाद आपको उनके चार्जेस के वाले नंबर्स को ऑपोजिट साइड पे ले जाना है, राइट। तो कैल्शियम के ऊपर कितना आएगा, हाइड्रोक्साइड का 1, और हाइड्रोक्साइड के ऊपर कितना आएगा, कैल्शियम का 2। और अब आप इनको कंबाइन करके लिख दोगे। अब अगर आपने यहाँ पे, क्योंकि बाहर इसके 2 है, तो आपने इस ब्रैकेट को रिमूव नहीं करना। अगर ये 1 होता तो आप इस ब्रैकेट को रिमूव कर सकते थे। तो अब हम इसको इकट्ठा करके कैसे लिख देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप पूछोगे कि मैम हमने इसको ब्रैकेट में क्यों रखा है, राइट, उसका रीजन क्या है। तो वेल उसका रीजन ये है कि अगर हम ब्रैकेट को यूज करते हैं तो उसका मतलब है कि हमारे पास जो भी इस ब्रैकेट में है उसके जितना ये नंबर बाहर है उसके उतने आयन्स हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के बाद 2 लिखा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इसके 2 आयन हैं। अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं लिखती हूँ, जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल ब्रैकेट ना लिखूं तो मैं उसको कैसे लिखूंगी, CaOH2। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि वेल मेरे पास क्या है, CaOH2। मैंने इसको ऐसे लिखा, इसका मीनिंग बनेगा एक इसके अंदर कैल्शियम का एटम है, एक इसमें ऑक्सीजन का एटम है और 2 इसमें हाइड्रोजन के एटम है। मगर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। कैसा, वेल हमारे पास है कैल्शियम और 2 OH आयंस। 2 OH आयंस का मतलब क्या होगा, एक कैल्शियम है, 2 OH आयंस में 2 ऑक्सीजन के एटम होंगे और 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे। तो अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन का एटम एक ही आ रहा है, हमें तो 2 चाहिए थे, तो ये गलत रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। इसलिए हम हमेशा एक पॉलीएटॉमिक आयन में अगर 1 ना हो बाहर तो उसको हमेशा ब्रैकेट में ही रखेंगे, सो दैट कि अब गलती नहीं करें। सो आई होप आप लोगों को ये सब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आपको पॉलीएटॉमिक आयन को कहाँ पे रखना है, हमेशा एक ब्रैकेट में रखना है, अनलेस उस ब्रैकेट के बाहर का जो नंबर है दैट इज 1, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद आता है कि हाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। अगर हमें फॉर्मूला गिवन हो तो हम उसका नाम कैसे लिखेंगे, राइट। तो दोनों तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको नाम दिया जा सकता है, आपको फॉर्मूला लिखना है, या आपको फॉर्मूला गिवन है और आपको उसका नाम लिखना है। तो यहाँ से पहले आपको होमवर्क क्या होगा, आपका होमवर्क ये होगा कि पिछली बारी में जितने भी हमने टेबल्स लिखे थे उसमें हमने पॉजिटिव आयंस भी लिखे थे, उसमें हमने नेगेटिव आयंस भी लिखे थे। एक एक पॉजिटिव आयन को प्लीज उस टेबल में से उठाओ और उसके फॉर्मूलाज बनाओ जितने भी नेगेटिव आयंस की आपको मैंने लिस्ट दी थी, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपने सबसे पहले कैल्शियम को उठाया है तो कैल्शियम का जितने भी नेगेटिव आयंस थे सबके साथ फॉर्मूला बनाओ। फिर उसके बाद अगला एक और पॉजिटिव आयन उठाया, उसको भी सारे नेगेटिव आयंस के साथ फॉर्मूला बनाओ। एक तो आपको उनसे सारे की सारी वैलेंसीज बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी और साथ में आपकी केमिकल फॉर्मूला बनाने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। अब अगली बारी आई कि हमने एक फॉर्मूला से के कंपाउंड को नेम करना है। तो उस केस में सबसे पहला, अगर हमारे पास एक बाइनरी कंपाउंड हो जिसके अंदर एक मेटल है और उसके अंदर एक नॉन मेटल है, तो मेटल का नाम पहले बताया था कि पहले लिखना है और नॉन मेटल का नाम बाद में लिखना है। और नॉन मेटल के पार्ट में हमने एक सफिक्स जोड़ देना है, दैट इज आइड। सफिक्स क्या होता है, जिसे हम एंड में लगाते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है, जिसे हम नाम से पहले लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सफिक्स जोड़ देना है, आइड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है KCl और Na2S। K किसके लिए स्टैंड करता है, किसका सिंबल है, दैट इज फॉर पोटेशियम। Cl किसका सिंबल है, वेल दैट इज फॉर क्लोरीन, ठीक है। सोडियम
इज Na एंड सल्फर इज S। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसमें से मेटल कौन सा है, पोटाशियम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पोटाशियम, और फिर उसके बाद आएगा क्लोरीन। तो क्लोरीन का INE हटा के हमने पीछे क्या लगा दिया, आइड। तो ये बन गया पोटाशियम क्लोराइड, जैसे हमने पहले सोडियम क्लोराइड किया था। अब यहाँ पे क्या है, सोडियम और सल्फर। तो सल्फर का UR हटाया हुआ है यहाँ से, और सोडियम सल्फाइड बना दिया। आइड लगाना है आपने हर एक नाम में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि अगर आपके पास सपोजिटली दो नॉन मेटल्स हो और आपको उनका नाम लिखना है, तो फिर आप क्या करोगे, वेल उनमें आपको क्या करना है कि आपको प्रीफिक्सेस यूज करने हैं, मोनो, डाई, ट्राई एटसेट्रा, टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम्स इन द कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, कैसे है, ये है C, ये है O, राइट। तो पहले क्या लिखना है, जो पहले लिखा हुआ है, जो पहले लिखा हुआ है दैट इज कार्बन, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का क्या बना देंगे हम, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हमने पहले इसमें आइड लगाया था। ठीक है, तो ये लगाया हमने आइड, और अब क्योंकि ये एक ही ऑक्सीजन है इसलिए हमने इसको बना दिया मोनोऑक्साइड। दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्या है, अगेन CO2। तो यहाँ C का क्या लगाया, कार्बन, O का क्या लगाना है, ऑक्साइड, मगर यहाँ पे दो ऑक्सीजन के एटम है, सो दिस बिकम्स डाइऑक्साइड। ठीक है, Here we have SO2, so सबसे पहले क्या लिखा, सल्फर, फिर उसके बाद क्या लिखा, ऑक्सीजन, सो ऑक्साइड बन गया, और क्योंकि दो ऑक्सीजन के एटम है तो डाइऑक्साइड बन गया। PCl5, दिस इज फॉस्फोरस, 5 के लिए क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे, पेंटा, सो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब आप ये पूछोगे कि अगर पहले वाले के दो हों तो क्या करेंगे, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, मैं आपको दे देती हूँ। अगर आपके पास नाम है N2O3, सो N क्या है, नाइट्रोजन, O क्या है, ऑक्सीजन, सो क्या बनेगा, ये बनेगा नाइट्रोजन और ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन कितने हैं, दो हैं, तो इसके आगे 2 लगा दो, ये क्या बन जाएगा, डाई नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो इसके लिए ट्राई लगा दो, सो ये बन जाएगा डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, तो जिसके जितने एटम है उसके लिए एक प्रीफिक्स यूज कर लो। 1 के लिए मोनो यूज कर लो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 अगर हो तो उसके लिए आप टेट्रा यूज कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास होता है CCl4। तो C किसके लिए स्टैंड करेगा, कार्बन के लिए, और Cl के लिए हम क्लोराइड यूज करेंगे, और 4 के लिए क्या लगा देंगे, टेट्रा। सो दिस विल बिकम कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, क्लियर, आई होप। नेक्स्ट उसके बाद हम आ जाते हैं टर्नरी कंपाउंड। अभी तक हम क्या कर रहे थे, बाइनरी कंपाउंड, जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ 2 तरह के एलिमेंट्स थे। अब हम टर्नरी कंपाउंड कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास 3 तरह के एलिमेंट्स हैं, और उन 3 तरह के एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट ऑक्सीजन है। ठीक है, सो टर्नरी कंपाउंड्स हैविंग ऑक्सीजन एज वन ऑफ द constituents, they are named with the suffix ate. If there are 2 compounds with the same elements including oxygen, the one with the lesser number of oxygen atoms is given the suffix ite. Meaning क्या है, मीनिंग ये है कि अगर मेरे पास है CO3 2-, ठीक है, और आगे मैंने चलो मान लेते हैं कैल्शियम लगा दिया, राइट। सो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, मेरा फॉर्मूला बनेगा CaCO3, Ca+2 CO3-2, दोनों का कॉमन 2 कैंसल आउट हो जाएगा, क्रिस क्रॉस करेंगे हम, ये क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब इसका नाम लिखना है तो क्या किया मैंने, अब मेरे पास ये 3 एलिमेंट्स है इसमें, एक है कैल्शियम, एक है कार्बन, एक है ऑक्सीजन। तो मुझे इसमें जो नॉन मेटल वाला पार्ट है, जो ऑक्सीजन है, जहां पे पहले आया कैल्शियम, फिर आया कार्बन, और कार्बन में मैंने पीछे ऑक्सीजन के लिए क्या लगा दिया, 8। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये है अगर मेरे पास सिर्फ एक ही ऐसा कंपाउंड हो इन 3 एलिमेंट्स का। बट अगर मेरे पास कंपाउंड का नंबर ज्यादा हो, जैसे कि अभी आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, मेरे पास एग्जांपल है सोडियम नाइट्र, सॉरी,
NaNO2 एंड NaNO3, नाम तो हमें अभी लिखना है ना। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे सोडियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी सोडियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो हम किसके पीछे 8 लगाएंगे, किसके पीछे 8 लगाएंगे? पहली बात तो ये है कि दोनों सोडियम है, तो मैंने इसके लिए सोडियम लिख दिया, मैंने इसके लिए भी सोडियम लिख दिया, ठीक है। फिर मेरे पास है नाइट्रोजन, ठीक है, मैंने उसका क्या लिख दिया, नाइटर लिख दिया, मैंने इधर भी नाइटर लिख दिया। अब कंफ्यूजन आई कि मैं 8 किसके लिए यूज करूं, क्या दोनों को ही हम 8 कहेंगे? नहीं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जिसके अंदर ऑक्सीजन के एटम ज्यादा हैं उस पे आपने 8 लगा देना है, जिसमें आपके ऑक्सीजन के एटम कम है उसके लिए आपने 8 लगा देना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम नाइट्रेट। जिसके पास ज्यादा ऑक्सीजन के एटम उसके पीछे 8 लगा दो, जिसके पास ऑक्सीजन के एटम कम है उसके पीछे आप 8 लगा दो, ओके। बट अगेन, अब अगर मेरे पास ऐसे कंपाउंड हो जिसके अंदर अब 2 से भी ज्यादा हो, मेरे पास 3 ही एलिमेंट्स हैं मगर 3 एलिमेंट्स 2 से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म कर रहे हो, तो अब किसके पीछे 8 लगाएं, किसके पीछे 8 लगाएं? तो वेल उसके लिए भी हम कुछ प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, ठीक है। कैसे प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, आपको एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास ये 4 कंपाउंड हैं जिनके फॉर्मूलाज आपको गिवन है। एक है NaClO, एक है NaClO2, एक है NaClO3, एक है NaClO4। अब एलिमेंट्स तो सब में 3 ही है ना, सोडियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन। अब किसको 8 लगाना है, किसको 8 लगाना है, और बाकी 2 का क्या करना है? तो उसके लिए वेल आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो काम ये है कि आपको जो 8 वाला कंपाउंड है वो याद करना पड़ेगा, या 8 वाला आयन आपको याद करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे जो 8 वाला कंपाउंड है वो है ये, ठीक है। या इसमें आप आयन याद कर सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी ClO3 माइनस, ठीक है। -1 चार्ज है इन सब आयंस के ऊपर। ClO माइनस पे भी -1 चार्ज है, ClO2 पे भी -1 चार्ज है, O3 पे भी -1 चार्ज है, और ClO4 पे भी -1 चार्ज है। तो ये हमारे सारे क्या हैं, आयंस। बिल्कुल जैसे कि यहाँ पे क्या था, NO2 के ऊपर -1 चार्ज और NO3 के ऊपर भी -1 चार्ज, राइट। तो जब आप इसको क्रिस क्रॉस करोगे तो सोडियम के साथ सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आएगा, तो ये आप NaNO2 लिख सकते हो, ठीक है। अब हमने यहाँ पे अब क्या करना है, अब आपको याद करना क्या है कि इनमें से 8 वाला कौन सा है। तो 8 वाला जो आयन है दैट इज ClO3 माइनस, ओके। सो दिस इज क्लोरेट आयन। अब क्लोरेट आयन और सोडियम ने मिलकर कंपाउंड क्या फॉर्म किया, सोडियम क्लोरेट, राइट। तो आपके पास ये वाला आ जाएगा सोडियम क्लोरेट, मैं यहाँ पे कल्ला क्लोरेट लिख रही हूँ, राइट। अब अगर ये 3 वाले को हमने क्लोरेट बोला तो 2 वाले को हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्लोराइट बोलेंगे, क्योंकि इसके पास इससे एक ऑक्सीजन कम है, तो क्लोर के पीछे हमने ऑक्सीजन के लिए आइट लगा दिया। अब हमारे पास तो एक और भी है जिसमें इससे भी एक ऑक्सीजन कम है, तो उसके लिए आपको एक प्रीफिक्स में नाम से पहले एक क्या लगाना है, हाइपो। सो दिस विल बी हाइपो ऑफ दिस। व्हाट इज दिस, दिस इज क्लोराइट। सो ये नाम पूरा क्या बन जाएगा, ये नाम पूरा बन जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरेट। और अब ये क्लोरेट से एक ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा है, तो इसके लिए भी आपको एक प्रीफिक्स लगाना है, दैट इज पर। तो ये क्या बन जाएगा, पर क्लोरेट। तो इस तरीके से आप इन आयंस के नाम भी याद कर सकते हो और कंपाउंड्स के भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसको मैं रब कर रही हूँ एंड आई जस्ट राइट डाउन द प्रॉपर नेम्स। सो आई होप आपको समझ में आया। आपको क्लोरेट वाला याद किया, उससे एक ऑक्सीजन कम क्लोराइट बन गया, उससे एक ऑक्सीजन कम हाइपोक्लोराइट बन गया, और उस क्लोरेट से एक ऑक्सीजन ज्यादा वो बन गया पर क्लोरेट, ठीक है। सो दीज आर द नेम्स दैट वी हैव। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं और वो क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना होगा, आपको उसको कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट करना होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपको मुझे बताना है कि कैल्शियम पर क्लोरेट का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू। कैल्शियम पर क्लोरेट का फॉर्मूला आप मुझे लिखकर भेजेंगे,
ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमें इन कंपाउंड्स के अलावा एसिड्स को और बेसिस को भी नेम करना होता है। तो पहले एसिड्स के नेम देखते हैं। तो एसिड में हमारे पास एक एसिड्स हैं बाइनरी एसिड्स। इन एसिड्स को हम हाइड्रा एसिड्स भी कहते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वो एसिड होंगे जिसके अंदर हाइड्रोजन होगा और एक एलिमेंट और होगा। बाइनरी का मतलब होता है टू, दो एलिमेंट वाला एसिड, उसमें से एक एलिमेंट हाइड्रोजन है और दूसरा कोई और एलिमेंट है, और ऐसे एसिड्स को हम हाइड्रा एसिड्स भी बोलते हैं। ओके, तो अब हमारे पास हाइड्रोजन प्लस एलिमेंट होगा उस एसिड के अंदर, तो आपको हाइड्रोजन के लिए यूज करना है हाइड्रो। ओके, और फिर उसके बाद आपको नेम ऑफ द एलिमेंट डाल के उसके पीछे लिखना है एक एसिड। ओके, फॉर एग्जांपल वी हैव HCl एंड वी हैव HBr। तो HCl क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड HBr क्या हो जाएगा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ठीक है, आसान है। उसके बाद X हमारे पास एक और एसिड्स हैं जिनके अंदर पॉलीएटॉमिक ग्रुप्स हैं, या आप कह सकते हो कि ये वो एसिड होंगे जिसके अंदर हाइड्रोजन होगा, एक एलिमेंट कोई और होगा और तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन होगा। सो कंपल्सरली उसके अंदर एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होगा और एक एलिमेंट और होगा। सो दीज विल बी लाइक दिस, हाइड्रोजन प्लस एलिमेंट प्लस ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन वाले एसिड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, सो इनके नाम में हम क्या करेंगे, हम पहली बात है कि हाइड्रो वर्ड नहीं यूज करेंगे, सिर्फ एलिमेंट के नाम के पीछे हम क्या लगा देंगे, उसका कॉरेस्पॉन्डिंगली एसिड का नाम बन जाएगा। एक मिनट, एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको। हमारे पास क्या है, H2CO3। सो H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पे H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर उसके पीछे इक लगा दिया और एसिड बन गया। और ये अब अगेन आपको यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो सकती है। कंफ्यूजन कहाँ पे होगी, अगर मेरे पास एसिड हो H2SO3, अब आप कहोगे कि इसका नाम क्या लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन ही है। अगेन इसमें ऑक्सीजन का एक नंबर कम है ना, तो जब वहां पे कम हो नंबर ऑक्सीजन का, वहां पे क्या लगा दो, अस लगा दो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। बिल्कुल जैसे कि आपको जब मैंने वैलेंसी सिखाई थी तो मैंने आपको बताया था कि आयरन की एक वैलेंसी क्या होती है, +3, एक होती है +2। +3 वाले को हमने क्या बोला था, हमने बोला था फेरिक, और +2 वाले को हमने क्या बोला था, फेरस, है ना। तो अब यहाँ पे भी आप बिल्कुल वैसा सही काम करना, जिसके अंदर ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर है ज्यादा उसके लिए आप इक लगाना, और जिसमें ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर कम है उसके लिए आप अस लगा देना। ठीक है, हो जाएगा काम आप लोगों का। अगर और कोई भी नहीं है, जैसे कि H2CO3 है, वो एक ही एसिड फॉर्म करता है कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वो एक एसिड ही रहेगा, राइट। और जो इक एसिड होते हैं ना, वो हमें आयन कौन से देते हैं, 8 आयंस देते हैं, 8 आयन, राइट। तो H2CO3 से हमें क्या मिलेगा, 2 H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे और साथ में क्या मिलेगा, कार्बोनेट आयन। तो जो इक एसिड्स होते हैं उनसे हमें H आयंस के निकलने के बाद कौन सा आयन मिलता है, 8 आयन मिलता है। अब यहां से क्या मिलेगा, सल्फेट आयन मिलेगा, है ना। सो दिस विल बी 8 आयन। और अगर मैं H2SO3 की बात करती हूँ तो इससे हमें क्या मिलेगा, 2 H पॉजिटिव मिलेंगे और एक SO3 2 नेगेटिव मिलेगा। तो ये कौन सा आयन हो जाएगा, ये हो जाएगा सल्फाइड आयन। ठीक है, तो हमें अस एसिड से कौन सा आयन मिलता है, अस एसिड से हमें 8 आयन मिलता है और इक एसिड से हमें 8 आयन मिलता है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, आपको आगे पढ़ाई में आपके बहुत काम आने वाली ये सब चीजें हैं जो कि हम हमेशा यूज करते हैं बट अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं होती। दैट इज व्हाई आई एम बिल्डिंग योर बेसिक्स। Then we have H3PO4. So H3PO4 is going to be phosphoric acid and HNO3 is going to be nitric acid. अगर मैं यहाँ पे H3PO3 लिख दूं तो उसका नाम क्या होगा, फॉस्फोरस एसिड, अस एसिड बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे HNO2 लिख दूं तो उसका नाम क्या हो जाएगा, अगेन दिस विल बी अस एसिड, दिस विल बी नाइट्रस एसिड। ठीक है,
So now finally before I conclude the lecture, the naming of the bases is left, और वो सबसे ज्यादा आसान है क्योंकि बेसिस जिसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट होगा उसके लिए आप सफिक्स यूज करोगे हाइड्रोक्साइड आफ्टर द नेम ऑफ द मेटल। तो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स बेसिस फॉर्म करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। आसान है बेसिस के नाम याद रखने, एसिड्स के नाम याद रखने, वेरियस सॉल्ट्स को कैसे हम नेम करते हैं। अब बिफोर वी फिनिश, हम पढ़ तो केमिकल फॉर्मूलाज रहे हैं, बट यहाँ पे हमने पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस को कंबाइन करके क्या फॉर्म किया है? वेल, हमने फॉर्म किया है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का मास कैसे बताएंगे हम? वैसे ही बताएंगे जैसे कि हम मॉलिक्यूल का मास बताते हैं एक कोवलेंट कंपाउंड में। दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक होते हैं आयनिक कंपाउंड, एक होते हैं कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड होते हैं जो कि एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं, ठीक है। सो आयनिक कंपाउंड इज बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। और कोवलेंट कंपाउंड किसके बीच में होते हैं? इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम क्लास 10th में होंगे, राइट। अभी नहीं कर पाएंगे, पर जब हम क्लास 10th में जाएंगे तब हम सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब कोवलेंट कंपाउंड क्या फॉर्म करेंगे? जो नॉन मेटल्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा नॉन मेटल्स मिलके क्या फॉर्म करेंगे? कोवलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड इज गोइंग टू बी बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। अब कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट मॉलिक्यूल के लिए हम यूज करते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्या करते हैं हम उसके अंदर? जैसे कि हमने H2SO4 लिया था, तो उसके मॉलिक्यूल का मास बताने के लिए हमने क्या किया? सारे एटम्स के एटॉमिक मासेस को टोटल किया और हमने बता दिया उसका मॉलिक्यूलर मास। आयनिक कंपाउंड के केस में फर्क क्या होता है? आयनिक कंपाउंड के केस में वो एक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट नहीं करते, वो आयंस होते हैं और आयंस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते होते एक बड़ा सारा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, बिल्कुल जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास सोडियम है, जैसे कि सोडियम है, सोडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेड डॉट, ये वाला सोडियम। उसके आसपास अब आप देखो कि कितने ब्लू आयंस हैं। एक यहाँ पे इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी ये कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है, ऊपर वाले के साथ भी कनेक्टेड है और ये नीचे वाले के साथ भी कनेक्टेड है। एक सोडियम का आयन 6 क्लोराइड आयंस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? Na+ है, ये 6- है। एक सोडियम कितने क्लोराइड आयंस के साथ कनेक्टेड है? 6 क्लोराइड आयंस के साथ कनेक्टेड है, राइट। अगर एक क्लोराइड को देखोगे बिल्कुल वैसे ही ये भी 6 सोडियम के आयंस के साथ कनेक्टेड है। अब क्या मैं इन 6 को कैंसिल नहीं कर सकती? कॉमन फैक्टर आ गया ना। कॉमन फैक्टर को कैंसिल करके मैंने इसको क्या लिखा? NaCl लिख दिया और ये बन गया इसका फॉर्मूला, बन गया ना। तो अब हमें जब भी एक आयनिक कंपाउंड होगा उसका जो है क्या लिखना होगा? मास। तो हम उसको हमेशा कैसे लिखेंगे? एज फॉर्मूला यूनिट मास। जो एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला है उसके अंदर जो भी एटम्स आ रहे हैं उनके एटम्स का जब आप सम टोटल करोगे दैट विल बी गिविंग यू द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड के लिए वी यूज मॉलिक्यूलर मास, आयनिक कंपाउंड के लिए वी यूज फॉर्मूला यूनिट मास। दोनों में बात एक ही रहेगी, जो भी फॉर्मूला है उसमें जितने भी एटम्स हैं उन दो का सम टोटल करो मासेस का एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू द मास, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? NaCl। तो excuse me, atomic mass of sodium plus atomic mass of chlorine. Atomic mass of sodium is 23, atomic mass of chlorine is 35.5. इनका आपने सम टोटल करना है और आपके पास आ जाएगा the formula mass of NaCl that is 58.5. बिल्कुल ऐसे ही हमने H2SO4 के लिए भी किया था which was a covalent molecule, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या था? 2 हाइड्रोजन लिए थे, एक सल्फर का मास लेना था और 4 ऑक्सीजन के लेने थे। तो जो भी फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है मास वही लिखना है, सिर्फ उसके नाम हमने अलग अलग कर दिए, एक का मॉलिक्यूलर मास, एक का फॉर्मूला यूनिट मास, दैट इज ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स की अंडरस्टैंडिंग फिनिश होती है
और हमने यहाँ पे उनको क्या साइजेस होते हैं उसके बारे में अंडरस्टैंड कर लिया है, हमने अंडरस्टैंड कर लिया उनके मासेस को हमने कैसे कैलकुलेट करना है। ये स्टडी यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है। इसके साथ हमारा आज का ये लेक्चर फिनिश होता है और अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे और अगले लेक्चर में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज व्हाट इज अ मोल एंड व्हाट डू वी मीन बाय द मोल कंसेप्ट। सब स्टूडेंट्स ने जब 9th में आते हैं तो ये पढ़ा हुआ होता है मोल मोल मोल। हमने मैम मोल के बारे में सीखना है, हमारे सीनियर्स ने कहा है कि समझ में नहीं आता, बट ट्रस्ट मी, be with me for the next lecture and you will be understanding each and everything about the mole। कुछ भी डरने वाला नहीं है इस टॉपिक में, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सिंपल मैथ्स यूज करते हैं हम इसको अप्लाई करने के लिए, और आप लोग मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करने वाले हो इस टॉपिक में। तो चले मिलते हैं हम अगली बारी, बाय फॉर नाउ। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के एंड पे पहुंच चुके हैं, राइट। और उसके बाद हमारा सिर्फ 9th का एक ही टॉपिक रह गया है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और हम उसको भी जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। तो वेल प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय फॉर नाउ।